एस्टेट रिज़ल्ट के बाद सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि एस्टेट के मार्क्स पे जो है आपका नियोजन होगा, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, या आपका एकेडमिक मार्क्स जो है यानी कि 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, बीएड का, उसके आधार पे होगा, या दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इस सारे कन्फ्यूज़न को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपका कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएगा पूरे तरीक़ा से, और आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंत तक कि किस तरह से जो है प्रोसेस जो है रिज़ल्ट के बाद होगा, आपका स्टेट रिज़ल्ट के बाद, और कैसे कैसे जो है आपका नियोजन होगा। ठीक है, सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न देखिए कहाँ से शुरू हुआ है। पहले जो स्टेट हुआ करता था ये एक पात्रता परीक्षा भर है सिर्फ। ठीक है, स्टेट जो है आपका, चाहे सीटेट हो या बीटेट हो या स्टेट है, ये एक पात्रता परीक्षा है। पहले जो स्टेट हुआ करता था, पहले जो स्टेट हुआ था इससे पहले, उसमें ये रूल नहीं था कि जितने पहले सीट्स नहीं दिखाया जाता था, मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होता था, ठीक है, मार्क्स होता था, जैसे कि आपको स्टेट में बताया गया कि 50% जो है वो सामान्य के लिए उत्तीर्णांक होगा। ठीक है, और 45% जो है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए होगा। तो पहले भी इसी ढंग से दिया जाता था, लेकिन ये वो ज़्यादा था। ठीक है, इससे पहले जो स्टेट हुआ था 2011 में, 10 में, जो भी है, उसमें इससे ज़्यादा था, मतलब कि 60-65 कह लीजिए, 55-60 जो भी है, लेकिन ये परसेंटेज जो है ज़्यादा था। और उससे ऊपर जितने लोग भी लाते थे, ठीक है, वो सभी क्वालिफाई करते थे, और उसके बाद उनको जो है नियोजन में मौका दिया जाता था। लेकिन ये 2019 का जो सीटेट है आपका, वो अलग ढंग से हुआ है। उसमें क्या है कि यहाँ पर चयन प्रक्रिया में आप देखिए क्या बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत देखिए बिहार बोर्ड है, शिक्षा विभाग जितना सीट देगा बिहार बोर्ड को कि इतना सीट के लिए आपको स्टेट कंडक्ट करना है, जैसे मान लीजिए 5,000 सीट है, तो विषयवार और कैटेगरी वाइज, ठीक है, आपको जो है घटते क्रम में मेरिट वाइज जो है 500 लोग, जैसे मान लीजिए साइंस में है तो 500 लोग को ही वो सिलेक्ट करेंगे। ये एक नया चीज़ बस आया। ठीक है, बाकी सब चीज़ लगभग सेम ही था स्टेट में, तो यही जो नया चीज़ एक था STET में। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि ये जो चीज़ है आपका दिया गया है, बस यही आपका जो है सिलेक्शन का आधार है, और इसी के बेस पर जो है आपका, यानी कि इसी ढंग से जो है आपका चयन होगा स्कूल के लिए, जो है आपको जो है स्कूल अलॉट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा भर के लिए था, आपको सिर्फ क्वालिफाई कराने भर के लिए जो है ये प्रक्रिया जो है था बिहार बोर्ड का। ठीक है, स्टेट के लिए उसको आप यहाँ से भी देखिए क्लियर कर लीजिए कि देखिए यहाँ जो ये पॉइंट है G, इसमें क्या लिखा गया है, योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र से ही नियोजन की बाध्यता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उत्तीर्ण आवेदकों से बाद में शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त कर रिक्त पदों के विरुद्ध विहित प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, पीछे जो आप देखें सिलेक्शन प्रोसेस की मेरिट वाइज जो है आपका विषयवार जो है ऊपर से नीचे की ओर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो वो सिर्फ पात्रता परीक्षा के लिए था, जो कि आपको एक सर्टिफिकेट देगा वो बस, कि हाँ ठीक है आप क्वालिफाई हो गए। ठीक है, उतना ही लोगों को उनको क्वालिफाई करवाना था, इसलिए वो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मेंशन किए कि उतना ही लोग को वो क्वालिफाई करवाएंगे। और उसमें मेंशन कर दिया गया कि सिर्फ आप ये क्वालिफाई कर गए, भले ही मेरिट वाइज आपको दिया जा रहा है, जितना सीट है उतना ही लोग क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो योग्यता परीक्षा आप उत्तीर्ण हो गए, उससे आपका नियोजन का बाध्यता नहीं माना जाएगा, और आपसे बाद में जो है शिक्षा विभाग द्वारा जो है आवेदन प्राप्त कर रिक्त पदों के विरुद्ध जो है आपका जो है प्रक्रिया से, विहित प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। तो विहित प्रक्रिया क्या है, देखिए प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि रिजल्ट जो आपका आया है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2 रिजल्ट है। पहला है आपका जो 76 जो है मार्क्स पाए हैं, ये भी क्वालिफाइड है। दूसरा रिजल्ट देखिए आप, इनको मिला है 109 मार्क्स मिला है, ये भी क्वालिफाइड है। ठीक है, दोनों ही क्वालिफाइड हैं।
ठीक है, दोनों ही क्वालिफाइड है। अब इस मार्क्स से देखिए कोई मतलब नहीं, आगे हम बताएंगे आपको जो है, चाहे आपका 75 हो, 76 हो, 77 हो, मिनिमम पे ठीक है, जितना पे भी आपका जो है क्वालिफाइड बस लिखा है आपका, आप क्वालिफाई हैं। अब देखिए छठा फेज का जो नियोजन हुआ है अभी तक, जो लास्ट फेज वाइज चलता है नियोजन जो होता है स्कूलों में, वो फेज वाइज होता है। तो छठा फेज का नियोजन जो है अभी लास्ट जो चल रहा है, जो अभी पेंडिंग है, ठीक है। छठा फेज का नियोजन तक में जो चयन प्रक्रिया जो अपनाया गया है, उसमें क्या था पहले कि एकेडमिक मार्क्स जो आपका होता था, देखिए टीईटी तो आपको क्वालिफाई करना ही है, वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, स्कोर कार्ड उसका आपका। उसमें क्या था, छठे फेज तक का हम बात कर रहे हैं कि 10th का हो गया आपका, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का या पीजी का प्लस बीएड का, ये जितने थे नंबर में, जैसे मान लीजिए 10th 12th और ग्रेजुएशन और बीएड 4 हो गया, तो सबको जोड़ करके 4 से भाग दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ था उसमें कि स्टेट का जो मार्क्स था उसके बेस पर आपको वेटेज भी दिया जाता था। जैसे कि 100 मार्क्स से आपका ज़्यादा है तो जैसे मान लीजिए कि हाँ ठीक है 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा, 110 से आपका ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है तो आपको 6 मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे करके वेटेज मिलता था और वो सीधा आपका मेरिट में चला जाता था। जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड है, ठीक है, चारों को जोड़ करके 4 से भाग दे दिया, जो परसेंटेज आया उसमें फिर से वो वेटेज जुड़ता था स्टेट का, और तब जाके आपका जो है मेरिट बनता था। तो ये तो 6th फेज तक का बात था, ठीक है। और अभी जो पास किए हैं आप लोग 2019 का जो स्टेट हुआ है, उसका जो आपका नियोजन होगा वो 7वें चरण में होगा, ठीक है। 7वें फेज में आपका नियुक्ति प्रक्रिया जो होगा उसमें आपका 7वें फेज में ये होने वाला है आपका। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि छठे फेज तक का तो ये था। अब देखिए 7वां जो है आपका 2021 में आपका रिजल्ट आया है 2019 स्टेट का, ठीक है। अब नियोजन प्रक्रिया 7वें चरण का 21 में हो या 22 में हो, जब भी हो, ठीक है। अब देखिए 2020 में, अभी हम 21 में हैं, 2020 में आप देखिए कि एक लेटर जारी हुआ है, अधिसूचना, कि यहाँ पर क्या है कि 20 अगस्त 2020 का ये लेटर है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या एवं उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रधान अध्यापक के नियुक्ति प्रोन्नति, ठीक है, नियुक्ति प्रोन्नति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, ठीक है। तो आपका जो राजकीयकृत कन्या या उत्क्रमित जो है आपका मध्य विद्यालय हो और उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें नियुक्ति के लिए और प्लस प्रमोशन के लिए और प्लस उनका सेवा शर्त के लिए जो है ये नियमावली बनाया गया, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान से आप देख लीजिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो नियमावली है ये जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा, जिसमें कि आपको क्या है नियुक्ति, ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 कही जाएगी, ठीक है। ये लेटेस्ट है एकदम, 20 अगस्त का है, ये अगस्त में जो है ये जारी हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार में होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, ठीक है। ये जो है इफेक्टिव होगा निर्गत होने की तिथि से, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 20 अगस्त 2020 को ये जारी हुआ है और इस तिथि के बाद से जो है ये लागू हो गया, ठीक है। तो आपका जो 7वें चरण का नियोजन होगा, यहाँ आप ध्यान से समझ लीजिए, 7वें चरण का जो आपका नियोजन होगा वो इस डेट के बाद ही तो होने जा रहा है। अभी छठा वाला चल रहा है जो कि पुराना था, इससे पहले उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पुराने रूल के हिसाब से वो हुआ था। अब जो आपका 7वां होगा वो इसके बाद ही होने जा रहा है और उसमें यही रूल लगेगा। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल आपका 20 अगस्त के बाद जो है क्या कहता है, कैसे होगा आपका नियोजन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नियोजन इकाई है हाई स्कूल और +2 का हम बात करें, क्योंकि स्टेट होता है आपको सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, ठीक है। तो ये जिला परिषद के माध्यम से आपका जो है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्त पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। मेघा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेघा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा और मेघा अंक की गणना निम्न रूपेण की जाएगी। इस तरह से आपका मेघा अंक का ग्रहण किया। तो पहले हम क्या बताया आपको कि 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक, यहाँ पर हम माध्यमिक का बात कर रहे हैं यदि हाई स्कूल का, तो 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक का मार्क्स प्लस बीएड का मार्क्स और उसके बाद फिर वेटेज भी मिलता था। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि मेघा अंक जो होगा आपका वो सिर्फ स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी कि ग्रेजुएशन का आपका परसेंटेज हो गया प्लस बीएड स्तर पर पठित सभी, यानी कि आपका बीएड का परसेंटेज हो गया और उसको 2 से आप भाग दीजिए बाय 2,
ठीक है, हो गया आपका, वही हो गया मेरिट। ठीक है, जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना अनिवार्य नहीं है उनके संदर्भ में स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेघांक होगा। मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है, म्यूजिक का मान लीजिए, जिसमें बीएड का जरूरत नहीं है, तो आपका ये जो स्नातक वाला जो परसेंटेज होगा वही आपका सीधे मेगा सूची हो गया। कोई मतलब नहीं है आपका जो है उससे, स्टेट के मार्क्स से या 10th से 12th से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप समझिए कि माध्यमिक शिक्षक के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और जिसमें बीएड नहीं है उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन का मार्क्स आपका। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड बाई 2 आपको जो है करना है। आगे हम बताएंगे एग्जाम्पल के साथ आपको। उसी तरह से माध्यमिक उच्च माध्यमिक में आप देखेंगे तो सेम उसी ढंग से जो है देखिए होगा। इसमें क्या है कि बस स्नातकोत्तर पीजी, ठीक है, उच्च माध्यमिक के लिए आपको पता होगा कि पीजी चाहिए, तो पीजी का आपका और प्लस बीएड का, पीजी प्लस बीएड का जो है और बाय उसको दोनों के परसेंटेज को जोड़ करके उसमें 2 से भाग दीजिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप फिर से कि जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना अनिवार्य नहीं है उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेघांक होगा। जिसमें बीएड नहीं है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है, उसमें बीएड का नहीं है अनिवार्यता, तो स्नातकोत्तर का जो मार्क्स होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर जो भी या बीटेक है आपका या एमसीए है, ठीक है, वही आपका जो है सीधा हो जाएगा, मेगा अंक हो जाएगा। वो कैसे आप देखिए आसान भाषा में आप जो है समझिए और खुद से आप कैलकुलेट भी अपना कर सकते हैं। मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान यानी कि पेपर 1 के लिए आप दिए हैं, ठीक है, आप क्वालिफाई कर गए हैं, क्वालिफाइड आपको जो है स्कोर कार्ड क्वालिफाइड का मिल गया है। ठीक है, हाई स्कूल के लिए आप जो है नियोजन आपका होगा, तो अप्लाई करेंगे जब आप, तो देखिए आपका कैसे मेघांक बनेगा। बीए में मान लीजिए आपका जो है 66% है, 66%, और बीएड में आपका 70% है। ठीक है, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, 66 प्लस 70 को जोड़ दीजिए, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो मेघांक आपका क्या हो गया, 68% आपका मेघांक हो गया। उसी तरह से चलिए चलते हैं अब +2 में। देखिए उच्च माध्यमिक में देखिए कि फिजिक्स का आप टीचर के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो आपका जो है स्वाभाविक आप एमएससी किए होंगे, तो एमएससी में आपका मान लीजिए 70% है, वो मार्क्स प्लस बीएड आप किए होंगे तो बीएड में जो है 80% है, 70 प्लस 80 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो मेघांक आपका बन गया 75%। ठीक है, बस इसी से मतलब है, ऐसे ही मेघांक नियोजन इकाई बार जो है आपका बनेगा और उसी हिसाब से जो है मिलकर चला जाएगा। अब कंप्यूटर साइंस का देख लीजिए, जिसमें बीएड का अनिवार्यता नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस के केस में देखिए आप जो है उसमें मांगा गया था, क्योंकि ऐसे तो +2 के लिए जो है आपको पीजी तो अनिवार्य है ही, लेकिन ये स्पेशल केस है कि बीटेक जो है इक्विवेलेंट टू एमसीए है। ठीक है, तो बीटेक अलाउड, क्योंकि बीटेक वैसे तो बैचलर डिग्री ही है, लेकिन एमसीए के ये इक्विवेलेंट है, तो बीटेक हो या एमसीए हो या इक्विवेलेंट डिग्री जो भी उसमें है, ठीक है, इसमें बीएड है नहीं, तो जो आपका बीटेक में मान लीजिए 65% है, वही आपका हो गया सीधा मेघांक हो जाएगा 65%। एमसीए में आपका मान लीजिए 65% है, वही हो जाएगा आपका सीधा मेघांक। तो इस ढंग से जो है कुल मिलाकर के सारा चीज़